मैं अब अगले सेशन पे आ रहा हूं और अगला सेशन अहम है इस दृष्टि से कि वो देश की कहीं कहीं डिफेंस से जुड़ा हुआ है। देश में आज किस तरह का विमर्श चल रहा है वो आप लोगों को पता ही है, लेकिन साथ में हम लोग का आ गए हैं। अच्छा, उस बेसिक बैकग्राउंड के साथ मैं इस बात को कर रहा हूं। ओवरऑल था, चुनाव से शुरू होकर चुनाव पर खत्म, लोकतंत्र की नई परिभाषा, ये ओवरऑल टॉपिक थीम थी। और उसके अंदर एक मैं सेशन कर रहा हूं, भारत कब दिखाएगा चीन को लाल आंख। अब मैं इस पे आने से आता हूं, उस पे मेरे साथ प्रोफेसर अजीत झा साहब जुड़ गए हैं एक बिल्कुल नए पर्सपेक्टिव को देने के लिए। अनिल जयसिंह साहब हैं और मयंक सिंह साहब हैं। मेरा जो पहला प्रश्न है, मैं प्रोफेसर अजीत झा साहब से हम लोगों की बात हुई थी, आप लोगों की बात सुन के फिर वो एक अपनी बात, क्योंकि वो एक शिक्षक की दृष्टि से हम लोगों को बताएंगे कि इसका क्या पर्सपेक्टिव है। ये चाइना का न्यू लैंड बॉर्डर लॉ कभी आया है, अनिल जयसिंह साहब, इसके बारे में आप या कोई एक आदमी थोड़ा हमारे दर्शकों को इसको थोड़ा ब्रीफली बता दें कि क्या लैंड बॉर्डर लॉ आया है, इसका क्या मतलब है, इसके माने क्या है। देखिए, ये अगर आप देखें तो चीन का कहना है कि ये लैंड बॉर्डर लॉ हमारा अंदरूनी मामला है, इससे बाहर से अंतर्राष्ट्रीय इसका कोई इम्प्लीकेशन नहीं है। हाँ। पर अगर हम भारत के दृष्टिकोण से देखें तो हमें और चीन की ये कोशिश है कि कहने की कि भाई इतना हिस्सा तो भारत का भी हमारा ही है। तो उस तरीके से देखें, अगर उस दृष्टिकोण से देखें तो लैंड बॉर्डर लॉ चीन के हिसाब से जो हिस्सा वो अपने इंडिया में क्लेम करते हैं वो भी उनका ही है। तो वहां पे वो उनको ऑटोनॉमी दी गई है कि हम कुछ भी एक्शन ले सकते हैं और कोई कुछ कह नहीं सकता हमको, क्योंकि हमारी टेरिटरी है। और ये मेरे ख्याल से एक बहुत चिंताजनक बात है भारत के लिए। आपने देखा कि LAC पे, अरुणाचल प्रदेश पे, वो उन्होंने गांव बना दिए हैं। अभी ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि ये हमारी तरफ है LAC के या LAC की दूसरी तरफ है, इंटरनेशनल बॉर्डर के इस तरफ है कि इंटरनेशनल बॉर्डर के उस तरफ है। और इसके ऊपर आपने देखा कि CDS में और MEA में भी तालमेल नहीं था इसकी ओपिनियन के ऊपर। और जहां तक मिलिट्री ओपिनियन है कि उन्होंने बोला है कि उन्होंने कोई ट्रांसग्रेशन नहीं किया है और LAC के उस तरफ है। MEA ने उसको बोला है कि नहीं हमारी तरफ आ गए हैं वो और आते जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो अभी सिचुएशन है, भारत को बड़े केयरफुली इस लैंड बॉर्डर लॉ को समझना पड़ेगा, इसके इम्प्लीकेशंस क्या है भारत के लिए वो समझना पड़ेगा, और अपना रिस्पॉन्स बड़े केयरफुली कैलिब्रेट करना पड़ेगा। हम ना तो उस तरफ बोल सकते हैं कि हम ये भी कर देंगे और वो भी कर देंगे, पर और ना हम हाथ पे हाथ धर के बोल सकते हैं नहीं हमसे इसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमारे साथ उसका लेना देना है। और जितना हम देर करेंगे उसको समझने में, उतनी हमको दिक्कत होगी बाद में इसको कुछ भी इसके खिलाफ करने के लिए। तो ये बहुत जरूरी है जी। चीन की तो हमको पॉलिसीज मालूम है। जहां तक LAC का सवाल है, आपने देखा पिछले साल से वो एक एक्टिव पिटीशन कर रहे हैं हमारे पास कि युद्ध नहीं करेंगे, थ्रेशोल्ड को थोड़ा कम रखेंगे, पर हम वो LAC के 3,000-3,500 किलोमीटर पे प्रेशर के अंदर रखेंगे। कभी उत्तराखंड में, कभी अरुणाचल प्रदेश में, कभी कहीं। क्या उनका अभी कोई इरादा नहीं हो कि असल में जाके वो जमीन ले लें। अभी आपने देखा भूटान के साथ डोकलम में अब भूटान के साथ उन्होंने रिलेशन इंप्रूव किए हैं। इसके ऊपर भी भारत के लिए बहुत एक सीरियस इम्प्लीकेशन है। अगर भूटान ने उनको डोकलम में स्थापित होने अलाउ कर दिया या किसी वजह से आ गए, तो हमारा तो पूरा वो नॉर्थ ईस्ट का वो जो जिसको वो चिकन नेक बोलते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन। तो मेरे ख्याल से चीन जो भी अभी एक्शन ले रहा है, उसमें बॉर्डर का कहीं भी कॉनोटेशन आता है, उसको भारत को बहुत ही चिंताजनक और बहुत ही केयरफुली समझना पड़ेगा और टाइम पे रिएक्ट करना पड़ेगा। हम डिप्लोमेसी के चक्कर में ये नहीं कह सकते नहीं कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, या पॉलिटिकल व्यू पॉइंट है कि भाई हम बोल रहे हैं कि हम चीन हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। उस इमोशन में आके हमको नहीं इसको हैंडल करना है, हमको इसको बड़े प्रैक्टिकली हैंडल करना है, राइट लेवल पे रिस्पॉन्ड करना है। थोड़ा हमको भी अपना एग्रेशन, जब मैं एग्रेशन कहता हूँ ये नहीं कहता कि हम गोलियां चलाएं, पर थोड़ा हमको भी अपना पॉजिटिव और एग्रेसिव स्टांस रखना है कि हम किसी भी हालत में आपकी ये जो आप चीजें कर रहे हैं ये हमारे को मंजूर नहीं है। तो लैंड बॉर्डर लॉ की इम्प्लीकेशंस हैं इंडिया के लिए और इंडिया को इसको समझना पड़ेगा। तो ये मेरी ये टेक है लैंड बॉर्डर लॉ पे। तो इसमें आई थिंक खाली ये चीन का इंटरनल मैटर नहीं है, ये एक्सटर्नल मैटर भी है।
हेलो, आपको आवाज आ रही है? मेरी आवाज हाँ चली हाँ गई थी हाँ, क्या बीच में? नहीं अच्छा, बीच में वो थोड़ा नेटवर्क की दिक्कत हो रही है। चलिए, जी आवाज आ जी रही, आ जी रही। जी 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 जी। तो मेरा यही कहना था कि भारत, ये लैंड बॉर्डर लॉ जो है, ये खाली चाइना चाइना जब भी कोई लैंड बॉर्डर की बात करे तो भारत को उसकी चिंता होनी चाहिए, क्योंकि जी उसका जी हमेशा इंटेंशन कुछ और होता है, कहता कुछ है, इंटेंशन कुछ और होता है उसका। जी। मयंक जी, मैं आपसे जरा एक चीज और समझूं क्योंकि ये बहुत ऐसा इशू है जिसका कोई साफ जवाब अभी तक नहीं मिल पा रहा है। क्या 6 महीने? आपकी आवाज थोड़ा सा रुक गई, एक बार सवाल अगर रिपीट कर दें आप तो। लेकिन वो पक्के घर आ रहे, अब आवाज आ रही, अब आवाज आई? जी हाँ, आ गई आ गई आ गई। जी। आ, मैं बहुत बेसिक सी चीज ये पूछ रहा हूं कि अभी एक नई कुछ फोटोग्राफ्स आई हैं जिसमें नए पक्के घर बने हुए दिखाई दे रहे हैं, 100-150 नेफा वाली, मतलब अरुणाचल वाली तरफ। अब उसको कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये एलओसी में इंडिया वाली साइड है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, वो एलओसी में चाइना वाली साइड अपनी तरफ है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, वो आज नहीं, वो तो पहले ही उनके पास था, उस पर क्या बात करना। क्या है ग्राउंड रियलिटी, क्या है मयंक जी आपके हिसाब से? आप तो अभी गए भी थे, नॉर्थ ईस्ट का दौरा करके आए हैं। एमईए ने स्टेटमेंट, जब ये रिपोर्ट आई उनका स्टेट डिपार्टमेंट को, यूएस की, तो एमईए ने उसका एक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में जो भी लैंड जिसपे डिस्प्यूट है उसमें किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन जो है भारत वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। ना आज उसने माना है, ना पहले उसने कभी उसको माना था। तो एक कंफ्यूजन अगर ये है कि 1959 या 1962 के बाद अगर कोई जमीन चीन ने रख ली है अपने पास दबा करके, उस पर कोई कंस्ट्रक्शन कर रही, तो उसको भारत नहीं मानता है। लेकिन उसी दौरान क्या हुआ, उसी शाम को एक मीडिया कॉन्क्लेव में हमारे जो सीडीएस है उनकी तरफ से बयान आया कि चीन की तरफ से कोई भी घुसपैठ नहीं हुई है। जो कंस्ट्रक्शन है वो पुरानी हट्स को वो नया बना रहे हैं और वो उनकी खुद की जमीन पर है। तो उसी दिन ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन जो आज आप लोग देख रहे हैं, क्या हम इसको मानने को तैयार हैं कि इसमें वक्त लगा है होते होते, और हम क्या ऐसी आज कुछ कदम उठा रहे हैं कि यही चीज जो है वो कंटिन्यू करेगी या रुक जाएगी यहाँ पर? इसको सोचना बहुत आवश्यक है। इसमें सिर्फ एक पॉइंट से स्टार्ट करूंगा कि जो आप बॉर्डर विलेजेस की बात कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड विलेजेस की बात हो रही है कि वो ऐसे कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं जहां पे गांव रहेंगे, लेकिन वहां पे मिलिट्री के लिए भी एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, और जब युद्ध का वक्त आएगा तो यही गांव जो है लॉन्चिंग पैड बनेंगे चीनियों के लिए, चीनी सेना के लिए। 2019 में हम उस इलाके में गए थे और हम लोगों ने पूरी बाकायदा बहुत ढंग से रिपोर्ट की थी कि हाँ, भारत का कंसर्न है ये कि जिस तरह से जो इंटीग्रेटेड विलेजेस बनाए जा रहे, इंटीग्रेट तभी कह रहे हैं उनको जब उसमें जो है सैन्य बल और सिविलियन जो कंस्ट्रक्शन है उन दोनों को मिला के बनाया जा रहा है। जबकि तिब्बत की तरफ सिविलियंस वहां रहते ही नहीं ज्यादा, वो ग्रेजियर्स रहते हैं या जो बहुत ही ज्यादा रेयर, उसकी जो रेरिफाइड पॉपुलेशन है, वहां पे बहुत कम लोग उस तरफ रहते हैं। तो वो गांव वाले कौन है, वो कहाँ से आएंगे? तो इस पर पूरा एक कंसर्न हुआ और इस पे स्टार्ट हुआ था डिस्कशन चीजें। एक एग्रीमेंट हुआ, बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट। उसके मुताबिक ये होता है कि जो भी जमीन है उस पर यदि इंडिजिनस लोग रहते हैं, वहां के लोकल लोग रहते हैं, तो दोनों तरफ के पक्ष, भारत और चीन के पक्ष, उनको नहीं टच करेंगे। अगर हम इस एग्रीमेंट को आधार बना लें तो भारत की तरफ से तो सड़कें ही नहीं थी उस तरफ। तो इस दौरान जितनी भी चीजें हो रही थी, लोग जो हैं, अगर वो किसी भी हालात में उनको मौका मिलता था डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के पास आने का, तो वो इलाके छोड़ के अंदर आ जाते थे कि अगर तबीयत खराब हो रही है, बुखार हो रहा है, बच्चों को पढ़ाई है, सुविधाएं हैं, इन सब चीजों को देख करके कोई भी बॉर्डर इलाके में नहीं रहता था। तो हमने पहले ही अपनी जमीन को इस हालात में छोड़ दिया था कि लोग भाग के अंदर आ जाएं और वो जमीन चाहे तो चीन जिस तरह से भी इस्तेमाल करे
और अगर वो इस तरह के इंटीग्रेटेड विलेजेस और हम 2002 से कह रहे हैं कि सड़कें बनती जा रही हैं, सड़कें बनती जा रही हैं, चीन सड़क अच्छी बना रहा है, चीन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, हम बोल तो दे रहे हैं। तो एक्चुअली चीन क्या कर रहा था, वो एलएसी तक अपनी सड़कें लेके आ रहा था और अपने जो इंटीग्रेटेड विलेजेस जिनकी बात कर रहे हैं, अपने लोगों को वो बिठा रहा था वहां पे, ताकि कल आप बीडीसीए बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट करेंगे और आप ये कह नहीं सकते कि ये जमीन हमारी है। तो ये तो बड़ा अच्छा स्टेप हुआ फिर। तो अगर कोई अच्छा स्टेप ले लेता है तो कल आप उसको कहेंगे नहीं नहीं यार ये बहुत गलत है, क्योंकि हम अच्छे स्टेप नहीं ले रहे हैं इसलिए हम ये कहेंगे। या हम यूं कहें कि भाई आप इतना अच्छा काम क्यों कर रहे हैं, आपको अच्छा काम नहीं करना चाहिए क्योंकि हम अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। ये बड़ा सोचना पड़ेगा हमें कि हम लंबा सोच के अभी चीजें कर रहे हैं या हम सिर्फ चीजों को निपटा लेने के लिए कर रहे हैं कि आज शांत हो जाए, आज हमारे ऊपर कोई किस तरह की नकारात्मक परिस्थितियां ना पैदा हों, आज रोक लेते हैं इसको। आज आप रोकेंगे, रोकते 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 आज हालात ये है कि स्ट्रेटेजिक डोमेन पर आपको क्वाड जैसी चीजों को लेकर के खड़े होना पड़ रहा है। सामरिक मसले एक दिन में डिसाइड नहीं होते हैं। कैपेबिलिटीज आज आप सोचेंगे तो 15 साल 20 साल बाद आप एक कैपेबिलिटी डेवलप करेंगे, तब तक बाकी लोग भी अपनी कैपेबिलिटीज डेवलप कर रहे होंगे। तो कोई जरूरी नहीं जब वहां पहुंचेंगे आप तो बाकी लोग वहां नहीं पहुंच चुके होंगे या उससे आगे नहीं बढ़ चुके होंगे। तो क्या हम इतना लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं या हम यूं सोच करके बैठ गए हैं कि चीन बहुत अच्छा काम कर रहा है और चीन जो है वो ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन कर रहा है। ये चीजें, ये सब अलग अलग मसले हैं और बहुत समझदारी से हमको निपटाना पड़ेगा और चीजों को देखना पड़ेगा। रही बात बोलने की, आप इस बात से मैं भी इत्तेफाक रखता हूं और उसको एग्री करता हूं कि बोलना भी हमें आज ही पड़ेगा, नहीं तो चीन इसी का फायदा उठाता है। देखिए हुआ क्या, जब गलवान हुआ उस दौरान जो स्टेटमेंट्स आनी शुरू हुई उस पर रॉयटर्स जैसी एजेंसी जो रिपोर्ट कर रही थी वो चीन का पक्ष तो रख रही थी, भारत का पक्ष नहीं रख रही थी, क्योंकि भारत ने अपना पक्ष रखा ही नहीं था, लेट था वो। तो उस स्थिति में भी चीन का ही पक्ष सामने आ रहा है। तो अगर अंतरराष्ट्रीय पटल पर भी आपकी आवाज जानी है तो मुखर होना पड़ेगा आपको, और आपको ये ध्यान देना पड़ेगा जो आप बोल दे रहे हैं उसका कहीं कोई और पकड़ के उसको ताना बाना बुन करके आप ही के खिलाफ तो नहीं यूज करेगा। ये समझदारी ही स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होती है, ये समझदारी ही स्ट्रेटेजिक विजन होता है, जो आप हैंडल करना जानते हैं कि क्राइसिस मैनेजमेंट क्या होता है, क्राइसिस में कम्युनिकेशन क्या होता है, क्राइसिस में इंटरनेशनल मीडिया को हैंडल करना क्या होता है, और साथ ही साथ आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट है क्या, विजन प्लानिंग है क्या 15 साल 20 साल 25 साल की आपकी, कि जो सामरिक बल है, जो इकोनॉमिक बल है, ट्रेड का बल है, जो आपका जो एनर्जी का बल है आपका, वो आप कहां पहुंचा देंगे ताकि कहीं वो गैप कम हो जाए। ये प्लानिंग आपको आज करनी है। प्रोफेसर साहब, मैं प्रश्न में फिर से पूछ ले रहा हूं, चीन हमारा दोस्त है या दुश्मन है या सहयोगी है, क्या है आपके नजरिए से? चीन हमारे क्या है हिंदुस्तान के लिए? आनंद जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं जी, और जो मुझसे पहले जी, जो दो पैनलिस्ट बोले उनको भी बधाई देता हूं। और जितनी बार मैं हिंदुस्तान की चाहे करंट मिलिट्री लीडरशिप को सुनता हूं, कुछ अपवादों को छोड़ करके, और जो पहले मिलिट्री में लीडरशिप रोल में रहे उनको सुनता हूं, तो मुझे ताज्जुब होता है कि हमारे राजनेता डिप्लोमेसी के बारे में और मिलिट्री के बारे में तो नहीं उतना जान सकते हैं, पर देश के स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स के बारे में क्यों सोच नहीं पाते हैं, जब इतनी जानकारी हमारे पास, इतना अनुभव हमारे पास है। जो आपका सवाल है, देखिए आधुनिक दुनिया में
कोई भी दोस्ती और दुश्मनी ना तो स्थायी होती है और ना टोटल होती है। अभी आज के ही अखबारों में और कल के चैनल्स में हमने देखा कि जो सबसे महत्वपूर्ण वार्ता हुई है वो अमेरिकी राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति के बीच में हुई है। राइवलरी है, आप कह सकते हैं दुश्मनी भी है, पर उसके बावजूद वो वार्ता हो रही है और वो वार्ता महत्वपूर्ण है, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और दोनों में से कोई निश्चित तौर पर लूज ही करेगा उस वार्ता में, ये कोई जरूरी नहीं है। भारत और चीन का जो मसला है उसमें जो भारत की कमजोरी रही, जिसकी ओर अभी इशारा किया गया, वो आज भी वो कमजोरी है और पहले भी वो कमजोरी रही कि हम चीन के मामले में देश को कॉन्फिडेंस में लेना ही नहीं चाहते। विदेश नीति के बारे में, सामरिक नीति के बारे में, सीमाओं के बारे में हम देश के नागरिकों से बात ही नहीं करना चाहते हैं, पॉलिटिकल क्लास से बात ही नहीं करना चाहते हैं। जो भी सरकार होती है उसको लगता है कि हमें बहुत कम बातें लोगों तक पहुंचानी है। उन्होंने खुद से अपना एक इमेज बना लिया है डिफेंस को लेके और फॉरेन पॉलिसी को लेकर के, और उसकी जटिलता से, दीर्घकालिक रणनीति से लोगों को दूर रख करके विदेशों में भारत का डंका बज रहा है या नहीं बज रहा है, और डंका बज रहा है, ये जानकारी हम अपने देश के लोगों को देना चाहते हैं। दुनिया के सबसे गरीब देशों में हिंदुस्तान का शुमार है। पाकिस्तान और भारत की जीडीपी में और अगर सैन्य बल में कई गुने का फर्क है तो उसकी आबादी में भी कई गुने का फर्क है। भारत और चीन की आबादी लगभग बराबर है और हमारी आर्थिक स्थिति में और चीन की स्थिति में उतना ही फर्क है जितना भारत और पाकिस्तान की स्थिति है। इस शर्मनाक तथ्य को ना तो हम स्वीकार करना चाहते हैं ना दूर करना चाहते हैं। जब तक ये रवैया हम अख्तियार करेंगे तब तक चीन के संदर्भ में कोई कारगर रणनीति कभी बना नहीं पाएंगे। जैसा कि अभी साफ दिख रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कह रहा है हमारे इलाके में बना रहे हैं, हम कबूल नहीं करेंगे। सीडीएस कह रहे हैं हमारे से कुछ लेना ही देना नहीं है, अपने इलाके में बना रहे हैं, जब हमारे इलाके में आएंगे तब हम आंख दिखाएंगे। अभी आपको बताया गया कि गलवान में क्या हुआ, इसके बारे में आज भी कोई एक ऑथराइज्ड स्टेटमेंट भारत सरकार का नहीं है। आज भी उसका कोई कई स्टेटमेंट हैं जिनमें आपस में बहुत सारे कंट्रडिक्शन है उन स्टेटमेंट में। ऐसी स्थिति में हमारी देश की नीति क्या है ये समझना बहुत मुश्किल है। जो शासक हैं उनके दिमाग में जो नीति है, वो शासक तो हमेशा रहेंगे नहीं, जो पहले के शासक थे वो तो आज है नहीं। तो स्ट्रेटजिक पॉलिसी का एक इंस्टीट्यूशनल बेस होता है, एक नेशनल बेस होता है, जो पार्टियों और सरकारों से बहुत आगे होती है। इसके बारे में जिस तरीके से सोचना चाहिए उस तरह के से स्ट्रेटजिक सोचने की परंपरा हमारे देश की पॉलिटिकल लीडरशिप की नहीं रही है, और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। जी जनरल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक अभी आप आ रहे थे, उससे पहले एक बात चर्चा हुई कि चीन का एक न्यू लैंड बॉर्डर लॉ आया है, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। चीन कहता है वो उसका अंदरूनी मामला है। जनरल साहब, हम लोग उस तरह का एक अपने यहाँ क्यों नहीं, जैसे अगर वो अपने अंदरूनी मामला है तो हमारा भी एक कुछ इसका वो होना चाहिए, हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? और आपके हिसाब से क्या स्टेप हमारे यहाँ लेने चाहिए चीन के इस न्यू बॉर्डर लॉ को काउंटर करने के लिए कह लीजिए, या निगेट करने के लिए कह लीजिए, या न्यूट्रलाइज करने के लिए कह लीजिए? सबसे पहले तो आपने बॉर्डर लॉ की बात करी। देखिए, बॉर्डर लॉ जो उन्होंने अप्लाई किया है
चीन का तकरीबन 22,000 से ज़्यादा 22,100 किलोमीटर से ज़्यादा का बॉर्डर है और 23 देशों के साथ मिलता है। और जो ये लॉ उन्होंने बनाया है वो, इसमें कोई शक नहीं है कि जब ये बनाया गया उसका टाइमिंग इस मुताबिक है जो लद्दाख स्टैंड ऑफ को मद्देनज़र रखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि उसी को मद्देनज़र रखते हुए बनाया है। लेकिन ये एक सीक्वेंस है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कोस्टल गार्ड का भी एक लॉ बनाया था जिसमें भारत की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट बॉर्डर क्लैश नहीं है हमारा, मैरीटाइम बॉर्डर में हमारा कोई क्लैश है नहीं डायरेक्ट उससे। जहाँ तक उनके अपने लॉ का सवाल है, उनका लॉ जो वो बना रहे हैं, मेरे विचार से इस किस्म के लॉ हमें बहुत पहले बना देने चाहिए थे। क्योंकि अगर उसका लॉ क्या कहता है, उनके जो अलग अलग अनुच्छेद हैं अगर आप पढ़ें तो वो ये बोल रहा है साफ साफ कि भाई अगर जो हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी और संप्रभुता है उसको हम मेंटेन करेंगे। कोई अगर आएगा तो हमारी PLA और PAPF जो उनकी फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स है बॉर्डर के ऊपर जो लगी हुई है, वो फ्री होगी एक्शन लेने के लिए। दूसरी बात यह है कि सारी एजेंसीज मदद करेंगी इन दोनों की इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, सारी एजेंसी मदद करेंगी इन दोनों की, चाहे वो नेशनल लेवल पर हो, चाहे रीजनल लेवल पर हो, चाहे लोकल लेवल पर, वो इनकी मदद करेगी। तो ये चीन की जो ये नीति है उससे गति मिलती है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए। हमारे यहाँ वही चीज काफी हद तक एक कमी पाई गई है, क्योंकि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर एसिमेट्री तो नजर आ रही है और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा डेवलप नहीं हो पाया। आपने हाल ही में देखा होगा कि एक बॉर्डर रोड चौड़ी करने लगे तो एक NGO खड़ा हो गया जी यहाँ पे एनवायरमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। उसी मुताबिक एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस के कारण से वो हो गया, डिले हुए हैं। कई जगह वो बोलते हैं कि ये स्टेट रोड है, ये नेशनल रोड है, इसलिए उसके ऊपर झगड़ा हो गया आपस में, उधर कोर्ट केस चला गया, कहीं कंपेंसेशन के कारण वो अटक गया। अगर भारत ये लॉ बनाए कि भाई जो LAC है या बॉर्डर है उसके इतने किलोमीटर तक जो इस किस्म का कोई PIL दाखिल नहीं की जाएगी और वो उसमें डिफेंस को प्रायोरिटी दी जाएगी, तो जाहिर है कि स्ट्रेटेजिक रोड बनेंगी। यही चीज विलेजेस के लिए शामिल है। अब चीन ये कह रहा है कि भाई जो मेरा परसेप्शन है LAC का, वहां तक मैं विलेज बनाऊं, ये बॉर्डर लॉ उसकी इजाजत देता है। और ये बॉर्डर लॉ ये भी बोलता है कि आप उस विलेज को प्रोटेक्ट करेंगे और वो विलेज जो है वो आपस में अपनी डिफेंस की भी तैयारी करेंगे। इस किस्म की भी बातचीत है। अब अगर आप देखें, उसी को आप अपनी तरफ से भारत की तरफ ट्रांसप्लांट करें, क्यों ऐसा हम लॉ क्यों नहीं बना सकते कि भाई हम भी जो हमारे LAC का परसेप्शन है वहां पर लैंड अलॉट करेंगे। हमारे अरुणाचल स्काउट्स हैं, लद्दाख स्काउट हैं, सिक्किम स्काउट है, इनको लैंड दे दी जाए। अगर नॉर्मल आदमी वहां पर अभी सड़कें नहीं बनी है, वहां पे जाके बस्ती नहीं बसाना चाहता, तो इनको फ्री लैंड दे दीजिए। ये उसी जमीन के रहने वाले लोग हैं, तो उससे इनको फायदा होगा और हम भी एक क्लेम अपना अप्लाई कर सकेंगे। अब अगर हम ये नहीं करते हैं तो क्या होता है? चीन ने तकरीबन 600 से ज्यादा विलेज बनाने की सोची। अब अगर वो ये विलेज बनाएगा इस इलाके में, आज वो विलेज बने हैं, हम बोलते रहेंगे, हमारी अम्मियाँ बोलती रहेगी कि हम इसको नहीं मानते, ये हमारा इलाका है वगैरह वगैरह, वो अपना विलेज बनाता जाएगा। आज से 50 साल के बाद में फिर वो जो है वो विलेज उनका हो गया और जो क्लेम है वो अपने आप बन गया। तो ये एक स्ट्रेटजी है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अभी तक हमने एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी नहीं बनाई। चीन ने बना ली है, अमेरिका ने बना ली है, रूस ने बना ली है और उन्होंने ओपन डोमेन में भी डाल दिया। जितनी बार भी बातचीत होती है अक्सर कहा जाता है कि जी ये हमारी बनी हुई है लेकिन ये हमारी सीक्रेट है स्ट्रेटजी। लेकिन वो सीक्रेट स्ट्रेटजी से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि रेलवे को ये नहीं पता कि डिफेंस को क्या चाहिए, डिफेंस को ये नहीं पता कि होम को क्या चाहिए। बॉर्डर होम के पास है, स्ट्रेटजी बना रही है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। WMCC में जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का आदमी। बॉर्डर के ऊपर दिक्कत क्या आ रही है, मैनेज कर रहा है फौजी को चाहिए कि भैया मुझे यह बता दो कि इस पत्थर के उस साइड चीन है
इसके इस साइड भारत है, आप मुझे डिमार्केट करके दे दीजिए, उसके बाद में मजाल है कोई घुस जाए 1 इंच भी, वो हो नहीं पा रहा है। अब हम उसको बोलते हैं कि ऐसा है कि भाई साहब आप हथियार भी नहीं चलाएंगे और आप लड़ाई भी नहीं करेंगे और लड़ाई भी नहीं होनी चाहिए और आप टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मेंटेन करेंगे। अब वो फौजी बोलता है यार क्या मेरे को कंफ्यूज कर रखा है तुमने, क्या डायरेक्शन दे रहे हो आप मेरे को। तो ये एक विरोधाभास है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक नेशनल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हमें ये लॉज बनाने चाहिए, हमें भी ये कानून बनाने चाहिए। वो नेशनल डिफेंस लॉ बनाए हैं, कौन रोकता है? आप भी बनाइए, किसी ने रोका नहीं है। एक प्रॉब्लम हमारे साथ ये है, ये मैंने एक आर्टिकल में भी लिखा है, मैंने एक आर्टिकल में भी ये लिखा है कि हमारी ये प्रॉब्लम आ रही है कि अक्सर एमईए ये सोचता है, ये एक गवर्नमेंट की बात नहीं है, ये पिछले दशकों से चल रहा है, इसलिए इसमें पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जी जी सर, एमईए का नजरिया ये है कि यार चीन को नाराज मत करो, क्योंकि चीन को नाराज करेंगे तो उसका हमें हर जाना कहीं और भुगतना पड़ सकता है। हो सकता है बायोटेक का या जो फार्मा इंडस्ट्री है उसका रॉ मटेरियल रुक जाए या कुछ इस किस्म की मुसीबतें आ जाएं, तो उनको नाराज मत करो। अरे भैया, अगर आपने उसको नाराज नहीं किया तब कौन सा उसने आपको कोई कंसेशन दे दिया? जो उसे करना था उन्होंने कर दिया। अब अगर आप अपना काम करेंगे और उससे चीन नाराज होता है तो हो जाए, उसके बावजूद भी उन्होंने वही करना है जो वो अभी कर रहे हैं। तो हमें अपने नजरिया सोचना पड़ेगा, हमें प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। मेरे से पहले जो स्पीकर हैं, जो प्रोफेसर साहब अभी ये बातचीत कर रहे थे, बिल्कुल सही बात है कि देखिए, जब हमने जो पाकिस्तान की कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर और भारत की नेशनल पावर को कंपेयर करें तो डिफरेंस उतना ही आएगा जो भारत और चीन की कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर में है। ठीक है, अब ये होने के बावजूद हम भी न्यूक्लियर स्टेट है, पाकिस्तान भी न्यूक्लियर स्टेट है, चीन भी न्यूक्लियर स्टेट है। अब क्यों ऐसा है कि पाकिस्तान आपके सामने ऑफेंसिव होता है, वो एक्ट करता है, आप रिएक्ट करते हैं। वो कारगिल करता है, आप ऑफ-विजय में जीत हासिल करके हाथ खड़ा करते हैं कि मैं जीत गया। वो पुलवामा करता है, क्या कहते हैं, और उसके बाद में आप सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। वो उड़ी करता है, तब आप सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं और फिर आप बोलते हैं कि मैंने एक्शन ले लिया। उससे पहले भी जो है, जब चीन भी हमेशा जब वो एक्ट करेगा तब आप रिएक्ट करेंगे। बोलने के लिए बड़ा आसान है कि जी उसकी एक वेस्टर्न कमांड है, वेस्टर्न थिएटर कमांड है, हम एक क्यों नहीं बना सकते? अरे भैया, उसको कोई थ्रेट ही नहीं है। उसको पता है कि आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो जब तक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स थे वो इस चीज के पीछे छुपती रही है। उसने देश की कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करी चीन को आंख दिखाने के लिए। तो चीन को आंख दिखाने के लिए आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग हुई होनी चाहिए थी, और हम ये बोलते रहे कि नहीं, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है, उसका वो वायलेशन नहीं करेंगे, हम तो करेंगे ही नहीं। और चीन आराम से मान के बैठा हुआ था कि इन्होंने कुछ नहीं करना है, मुझे बॉर्डर पे आने की भी जरूरत नहीं है, मैं पीछे बैरक में आराम से सोऊंगा, आप लोग बैठे रहिए बॉर्डर पे। अब उसने ये कहा कि जब उसने वायलेट करना था उसने वायलेट कर दिया। अब आप रिएक्ट करने के लिए अब आप सोच रहे हैं कि भाई मैं इधर रिएक्ट करूं या उधर रिएक्ट करूं। अभी भी परेशानी हो रही है कि ताइवान का मैं नाम लूं या ना लूं। आज की डेट में अगर आप पूछें जितने भी हमारी जो सामरिक नीति से ताल्लुक रखने वाले एस्टेब्लिशमेंट में बैठे हुए हैं कि चीन जो है ये आपका कोलैबोरेटर है, ये आपका दुश्मन है, या ये थ्रेट है या नहीं है, ये हम लिखकर नहीं देना चाहते। कभी एक आध स्टेटमेंट जरूर दे देते हैं, कभी जॉर्ज फर्नांडिस ने दे दी, अभी सीडीएस ने दे दी, तो इस किस्म की स्टेटमेंट जरूर आती है। लेकिन एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के तौर पे मुझे नहीं लगता कि हमने अभी तक कुछ स्ट्रेटजी बनाई है। चीन ने साफ बताया है कि भाई मेरी स्ट्रेटजी होगी चाइना सेंट्रिक एशिया होगा, 2039 तक मैं सुपर पावर होऊंगा, मेरी जो मिलिट्री है वो इतना 2035 तक जो है वो फर्स्ट क्लास मिलिट्री होगी, 2039 तक मेरी मिलिट्री वर्ल्ड की सबसे पावरफुल मिलिट्री होगी। उसने लेके दिया है। आदमी बदल जाए, लीडर बदल जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। एम क्लियर है। अभी हमारा आपकी डेट में आप पूरा गूगल कर लीजिए भारत का एम क्या है, आपको ये नहीं मिलेगा कि हमारा एम क्या है। तो अब सवाल ये है कि एक सामरिक सोच होनी चाहिए, एक सामरिक पॉलिसी होनी चाहिए, एक सामरिक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और उस स्ट्रेटजी
कि वो क्यों ओपन डोमेन में होने चाहिए, ताकि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो अभी अभी अलग अलग कंपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो एक साथ काम करें। तब आपकी रेलवे ये नहीं बोलेगी कि भैया मैं तवांग में रेलवे लाइन नहीं बनाऊंगा क्योंकि मेरे पास पैसेंजर नहीं है, मैं नुकसान में आ जाऊंगा। तब आपकी रेलवे लाइन ये नहीं बोल सकती, रेलवे मिनिस्ट्री। आज की डेट में रेलवे मिनिस्ट्री ये बोलती है आज तक आपकी तवांग में रेलवे लाइन नहीं बनी, और वो आपकी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नजदीक चुंबी वैली में चीन जो है वो रेलवे लाइन बनाने वाला है, तो बनाने की प्लान बना के बैठा हुआ है। तो जब तक ये सारी चीजें एक साथ नहीं होंगी, वो भी उसने अपना व्हाइट पेपर निकाल दिया, बोल दिया कि मैं ऐसे करूंगा, और वो कर रहा है। तो हर एक को ये पता होना चाहिए कि हमें अगर चीन को आंख दिखानी है तो कैसे दिखानी है, और लाल आंख दिखाने के लिए हमें उतनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी। मानता हूं कि भाई अभी हमारी वो सिचुएशन नहीं है, लेकिन कई चीजें जो हम कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी कई चीजें गिना दी आपको कि बॉर्डर लॉ आपको बनाने के लिए कोई नहीं रोक रहा है, उसी मुताबिक आप विलेज आप भी सेटल कीजिए, किसने मना करा है आपको? आप बोल रहे हैं कि भाई ये मेरा एरिया है तो आप करिए सेटल विलेज, आप भी करिए। तो इस किस्म के एक्शन जो है हम क्यों नहीं ले सकते, हमें लेने चाहिए। तो यार इंफ्रास्ट्रक्चर है, टूरिज्म डेवलपमेंट कीजिए, क्यों नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो इस किस्म के एक्शन हमें भी लेने चाहिए मेरे विचार से। मैं आपकी बात नहीं सुन पा रहा हूँ। आनंद जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आनंद जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट हो गया, सॉरी। मेरा कहना यह है कि आज अनिल जयसिंह साहब, मेरा आपसे प्रश्न है, दुनिया आज जहां खड़ी है वहां एक्सपेंशन से ज्यादा व्यापार इज द इशू, इज द की इशू, कि कहां से व्यापार ज्यादा होगा। आप चूंकि नेवल उससे आते हैं और आपने कई बार हम लोगों के शो में समझाया है कि चीन अपने व्यापार को कवर करने के लिए अपनी नौसेना को बहुत मजबूत कर रहा है, कि जिससे वो सारा व्यापार नौसेना उसके थ्रू होता है, मतलब सी के थ्रू होता है, उसको वो मजबूत कर रहा है। अब एक चीज हम लोगों को ये भी समझने के, आपसे समझना है कि क्या क्या व्यापार मुख्य मुद्दा है कि उसने यहां कब्जा कर लिया या वहां कब्जा कर लिया, ये मुख्य मुद्दा है। क्योंकि अगर व्यापार मुख्य मुद्दा है तो आप दूसरे ढंग से बात करेंगे, अगर जमीन मुख्य मुद्दा है तो आप दूसरे ढंग से बात करेंगे। जयसिंह साहब, आपको क्या लगता है चीन के विद रेफरेंस टू चीन? देखिए, विद रेफरेंस टू चीन, अगर आप मैरिटाइम डोमेन देखें तो चीन कोई इंडिविजुअल नेशन के अगेंस्ट एक्शन लेने में नहीं तुला हुआ है। उसने मैरिटाइम डोमिनेंस उसकी पॉलिसी है। अब जो मैरिटाइम डोमिनेंस के उसके रास्ते में आएगा वो उसके साथ भिड़ेगा या जो भी करेगा। तो आप देखिए उसने साउथ चाइना सी को किस तरीके से डोमिनेट किया है पिछले 10 साल में। धीरे धीरे शुरू किया, 9 डैश लाइन बनाई, बोला हिस्टोरिकल क्लेम है, आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाने शुरू किए, हर एक कंट्री के साथ मैरिटाइम डिस्प्यूट से एक भी डिस्प्यूट को सेटल नहीं किया। फिलीपींस के अगेंस्ट, जब फिलीपींस के फेवर में जब 2016 की रूलिंग दी गई, उसको बोला ये तो हम मानते ही नहीं है। ये सब उसका इकोनॉमिक, एक तरीके से इकोनॉमिक रीजन है। नहीं तो एक्स्ट्रा पानी लेके वो क्या करेगा, या एक्स्ट्रा सी लेके क्या करेगा? क्योंकि साउथ चाइना सी रिसोर्सेज में बहुत रिच है, वहाँ ऑयल एंड गैस के लोग कहते हैं बहुत रिजर्व है। तो जब तक चाइना उसको पूरा डोमिनेट नहीं करता है वो उनको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा, उसको अपना टेरिटोरियल सी बनाने के चक्कर में। अब आप अगर और पश्चिम की तरफ आए तो आता है हिंद महासागर, इंडियन ओशन। इंडियन ओशन को डोमिनेट करने के उसने 3 तरीके ढूंढे हैं। पहली बात तो उसने ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्रिएट किया है जो चाइनीज मेनलैंड को यूरोप से कनेक्ट कर रहा है, और इसके अंतर्गत स्ट्रेटेजिक जगहों पे इसने अपना पोर्ट डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शुरू किया है, और कंट्रीज का, जिसको हम डेट ट्रैप डिप्लोमेसी कहते हैं, उसमें उसके चुंगल में फंसाया है। हर एक लोग मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो लोग इसमें कोई खतरा नहीं देखते वो बोलते हैं ये तो इकोनॉमिक मेजर है। चाइना कोई मेजर खाली इकोनॉमिक नहीं करता है, उसकी एक बहुत डीप स्ट्रेटेजिक अंडरपिनिंग्स है उसके हर एक इकोनॉमिक मेजर की, और एक मिलिट्री डायमेंशन है। आप देखिए जिबूटी में उसने पोर्ट बनाया है, अब उस बेस बनाई, पहले उस बेस में 10,000 आदमी पोजीशन किए, अब वहां जो जेट्टी बनी है उसको एक्सटेंड किया जा रहा है एयरक्राफ्ट कैरियर बेस करने के लिए। वो एयरक्राफ्ट कैरियर अभी उसके पास है नहीं, एयरक्राफ्ट कैरियर अलग बन रहे हैं, पर जब तक वो एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार होंगे उसकी बेस और उसकी जेट्टी एयरक्राफ्ट कैरियर को लेने के लिए तैयार होगी। आप देखिए ग्वादार में क्या हो रहा है। ग्वादार में वो पाकिस्तान को 4 डिस्ट्रॉयर और 8 सबमरीन सप्लाई कर रहा है। पाकिस्तान को इतनी पावरफुल नेवी की कोई जरूरत नहीं है, इतना बड़ा उनका कोस्टल मैरिटाइम वो ही नहीं है, पर ये कल को वो यूज करेगा, क्योंकि पाकिस्तान जब उसका प्रॉक्सी स्टेट बन जाएगा
सीपीएसई की सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के दबाव में आके, तो यही जहाज जो चाइना आज पाकिस्तान को दे रहा है यही वो इस्तेमाल करेगा, चाहे भारत के खिलाफ करे या अपने और इकोनॉमिक रीजंस के लिए करे, पर वो इंडियन ओशन की डोमिनेंस के लिए करेगा। अगर आप थोड़ा उत्तर की तरफ आए और देखें मलक्का स्टेट्स में क्या हो रहा है, मलक्का स्टेट्स में वो जानता है कि भारत हावी है, हमारे पास अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, तो वो जानता है, वो उसका एक वीक पॉइंट है जिसको वो मलक्का डिलेमा कहता है, क्योंकि चाइना का 40% ट्रेड और 60% ऑयल मलक्का स्ट्रेट्स के थ्रू जाता है, जापान का भी जाता है, सबका जाता है, पर चीन को अपने ऑयल और एनर्जी की सबसे ज्यादा चिंता है। तो वो अब अपनी फोर्सेस ऐसे पोजीशन कर रहा है कि कल को अगर दिक्कत आए उसके ट्रेड को, तो उसकी नेवी वहां पे प्रेजेंट होगी उस दिक्कत को दूर करने के लिए। और एक और चीज जो वो कर रहा है, वो स्ट्रेटेजिक मूव जो है कि इंडियन ओशन से डायरेक्टली चाइनीज मेनलैंड को कनेक्ट कर रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और बर्मा के थ्रू। तो बे ऑफ बंगाल से भी उसको रास्ता मिल रहा है और अरेबियन सी से भी रास्ता मिल रहा है सीधा चाइनीज मेनलैंड पे जाने के लिए। सब जानते हैं इकोनॉमिकल नहीं है, पर स्ट्रेटेजिक है। तो जहां तक भारत का सवाल है, भारत के ऐसा चीन भारत के खिलाफ कोई नौसैनिक एक्शन नहीं लेगा, पर वो भारत को ये जरूर साबित करने की कोशिश करेगा इंडियन ओशन में आपकी जो सुपीरियोरिटी है उसको मैं धक्का लगा सकता हूं। अगर आप देखें अब इतना कुछ हो रहा है लैंड बॉर्डर पे, मैरीटाइम डोमेन में उसने भारत के खिलाफ ना कोई एक्शन लिया है और ना भारत के खिलाफ कुछ बोला है। हाँ, अपनी कोशिश की है कि मालदीव्स में अपना रेजिम लगा दें, कोलंबो को कर लें, वो दूसरी बात है, वो डिप्लोमेसी, उसकी पॉलिटिकल डिप्लोमेसी, वुल्फ बॉर्डर डिप्लोमेसी है। पर मैरीटाइम में वो इंडिविजुअल कंट्रीज को टारगेट नहीं कर रहा है, वो एक मैरीटाइम डोमेन को टारगेट कर रहा है और उसका अल्टीमेट एम है इकोनॉमिक डोमिनेंस। अगर वो जिसको हम रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर कहते हैं, जो अभी प्रेजेंट है, चीन बोल रहा है ये किसने बनाया रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, क्यों मैं इसको फॉलो करूं, मैं बनाऊंगा अगला रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। सब जानते हैं अगर वो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक चीन के हाथ में आ गया तो चीन क्या करेगा उसके साथ। पर चीन का कहना ये है कि ये हमारा पानी है, ये हमारा एरिया है, यहाँ बाहर के लोग क्यों आ रहे हैं। और जहां तक हिंद महासागर का सवाल है, इंडियन ओशन का, वहां उसका एम बड़ा क्लियर है, उसको इंडियन ओशन डोमिनेट करनी है 2035 तक। जैसे जनरल अस्थाना से मैं पूरी तरह सहमत हूं जो उन्होंने ओवरव्यू दिया, 2035 तक जब उसकी मिलिट्री और उसकी नेवी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मिलिट्री होगी और सर्वश्रेष्ठ नेवी होगी, वो तब हमारे ऊपर दबाव डालेगा। और जैसा आपने कहा, हम क्या कर रहे हैं, हम एयरक्राफ्ट कैरियर ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, हम एलपीडी ऑर्डर नहीं कर रहे हैं कि पैसा नहीं है, ये नहीं है। हर एक नेवी में ये कहते हैं ना, इट टेक्स 3 years टू बिल्ड अ शिप एंड 300 years टू बिल्ड अ नेवी। क्यों कहते हैं ये? क्योंकि नेवी ये नहीं होता कि एक शिप बन गई और शिप खड़ी हो गई तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करना है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम क्रिएट करना है। तो जिस एयरक्राफ्ट कैरियर को आप चीन का जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर और चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर जो अभी बन रहे हैं, जब ये एक बार तैयार हो गए तो एक कैरियर बैटल ग्रुप चीन का इंडियन ओशन में परमानेंटली बेस होगा, ये सब कह रहे हैं, नेवल चीफ कह चुके हैं। तो भारत क्यों नहीं अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा? क्योंकि अगर आज हम वो ऑर्डर प्लेस करेंगे किसी शिपयार्ड में, 15 साल लगेंगे उस कैरियर को ऑपरेशनल होने में, पर हम नहीं समझ पा रहे हैं ये बात। और मैं पूरी तरह सहमत हूँ जनरल अस्थाना से, न तो हमने आज तक कोई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी प्रोमलगेट की है। आपको मालूम है ओशन डिपार्टमेंट से ही 27 डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ओशन के साथ डील करती हैं इंडिया में, और कोई सहमति नहीं है, सबकी प्रायोरिटी फर्क है, कौन कितना एफर्ट देना चाहता है, कौन कितना अपना बजट का शेयर देना चाहता है उनके मैरीटाइम इंटरेस्ट में। नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर की बात हम कई सालों से सुन रहे हैं, पर अभी तक अपॉइंट नहीं हुआ एक नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। तो ये सब चीजें हैं, हमारे पास एक व्हाइट पेपर नहीं है डिफेंस पे। आज तक 75 साल में सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी तो बहुत दूर की बात है, हम एक व्हाइट पेपर नहीं निकाल पाए डिफेंस में। हम 2 फ्रंट वॉर की बात करते हैं, कोई बता सकता है कि 2 फ्रंट वॉर का मतलब क्या है? कितना फ्रंट है, कितना बड़ा फ्रंट हम ले सकते हैं दो तरफ, कितने हम ट्रूप्स कमिट कर सकते हैं, कितने दिन के युद्ध के लिए हम तैयारी कर सकते हैं 2 फ्रंट पे, दोनों मेजर ऑपरेशन होंगे, एक मेजर ऑपरेशन होगा और एक माइनर ऑपरेशन होगा। कहाँ लिखा है ये? किसने इसकी बात की है? ऐसे वर्ड 2 फ्रंट वॉर पॉपुलर हो गया तो सब 2 फ्रंट वॉर शुरू हो जाते हैं, जैसे पहले कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन ने एक टर्म मिल गया था इनको। तो जब तक हम ये अपनी स्ट्रैटेजी मैरीटाइम डोमेन में क्लियर नहीं करेंगे, और ये जो सागरमाला और सागर और इतने सारे जो प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर प्रोमलगेट करते रहते हैं, जब तक इनको, जिसको हम कहते हैं वॉक द टॉक नहीं करेंगे, जब तक हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे जिस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट होना है, लोग सवाल उठाएंगे थोड़े दिन के बाद, बोलेंगे जी बोलते हैं पर करने के टाइम पे चूक जाते हैं, इनके पास है नहीं वेयर विद ऑल करने का। तो हम उस स्थिति में, और चीन इसका पूरा फायदा उठाएगा मैरीटाइम डोमेन में अगले 10 और 15 साल में। जी,
मयंक जी, मैं जल्दी से एक चीज आपसे भी समझना चाह रहा हूँ भाई, ये सबको पता है, पूरे देश, आप लोगों को पता है, देश को पता है, जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं उनको पता है। तो आप एक चीज बताइए कि व्यापार बंद कर दे तो क्या होगा? क्योंकि कई लोग भाषण दे के जाते हैं कि चीनी सामान मत खरीदो, मोमबत्ती मत खरीदो, पटाखा मत खरीदो, लेकिन व्यापार तो बढ़ रहा है। ग्राउंड पे तो ये व्यापार है कि चीन हमें बहुत ज्यादा इंपोर्ट करने लगा है, पिछले 2-4 साल में और लीप्स एंड बाउंड्स बढ़ा है, कोरोना काल में और बढ़ा है। तो अगर ये बंद कर दें तो आपके हिसाब से, क्योंकि मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि आप डिफेंस को भी समझते हैं और आप एज अ रिपोर्टर, एज अ करस्पॉन्डेंट, आप इस दुनिया को भी समझते हैं। क्या फर्क पड़ेगा अगर आज चीन से व्यापार बंद कर दिया जाए? तो क्या हम इस स्थिति में नहीं हम व्यापार बंद कर सकें? हमारा फार्मा पिट जाएगा। हम आर वी इन अ पोजिशन टू स्टॉप द ट्रेड? मयंक जी, स्ट्रेट आंसर इज नो। स्ट्रेट आंसर इज नो, बिकॉज एक छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं आपको, और उसके बाद एक बड़ा जो एक जनरल एक पॉपुलेशन की ऑब्जर्वेशन है वो दूंगा। पहला उदाहरण 2012 में 50 साल पूरे हुए थे 1962 वॉर के, और मैं गया था तवांग। वहां तवांग में जो सामान थे, छाते, विंड चीटर्स, टोपियां, जूते, ब्लैंकेट्स, वो सारे चीन के थे। टॉर्चेस, छोटी छोटी टॉर्चेस, मग्गे, घड़ियां, ये सब चीन के थे। तो अगर हम ये कह दें कि चाइनीज टेक ओवर इनडायरेक्टली तो यही है। अब भाई उसको लैंड की क्या जरूरत है? जब पैसा उगा ले रहा है वहां से, तो उसको टेक ओवर की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां तो उस जमीन से वो पैसा पैदा कर ले रहा है ना, उसी का सामान बिक रहा है। अगली एक और चीज कि क्या हमने ऐसे ऑल्टरनेट बना दिए हैं कि 5 रुपए की जो टॉर्च है, या 10 रुपए का मग्गा है, या 20-20 रुपए का छाता है, या जो एक आम आदमी, भारत क्या अमीरों का देश है क्या? भारत उस इंसान का देश है जो 80 रुपए कमाता है तो सरसों का तेल खरीदता है, धनिया पुदीना खरीदता है, दिन में आलू खरीदता है और उसका खाना खाता है वो। यहाँ 20 से 30% लोग ऐसे हैं जिनका खाना तय है, निश्चित होता है कि हाँ एटलीस्ट उनको इतनी मील्स तो मिल ही जाएंगी। तो उस आदमी के मग्गे का इंतजाम किया आपने, घड़ी का इंतजाम किया आपने। आज आपका भारत समृद्ध हो रहा है, तो आपको मैन्युफैक्चरिंग का जो लेवल है और जो एस्टेब्लिशमेंट है वो दोनों इंप्रूव करने थे। हमारे बिजनेसमैन ने क्या किया कि उनको जो कट था, उसका जो मुनाफा था, वो इतना ज्यादा था कि चीन से ही सारा सामान आया यहाँ। आज भी बहुत सारा सामान चीन से आता है, टप्पा भारत का लग रहा है। तो हम दूर देख करके दूरदर्शिता दिखा रहे हैं क्या? या हमारी गवर्नमेंट ने ऐसे सेंटर्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पैदा कर दिए हैं जहां मैन्युफैक्चरिंग को लगा करके और भारत के मुताबिक, या जो भारत को आगे 20 से 25 साल ऐसा लाके खड़ा करेगा जहां हम चीन की इन सब चीजों को बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। क्या ये पॉसिबल है क्या? तो अगर इसके आंसर्स अगर आसपास हम आस पड़ोस में देख लें, एक्सक्यूज मी, अगर आंसर्स नहीं है तो हम समझ जाए कि अभी भी हम किस हालात में हैं, और ये जो बातें हैं वो निरी बातें ही हैं और इनमें कोई बेस नहीं है। ये मैंने आपके सामने आसपास जो एग्जाम्पल है उन्हीं को दे करके आपको जवाब दिया है। एक और चीज है, जब आप किसी के सामने खड़े होना शुरू करते हैं तो ये जरूरी नहीं कि जब आप लड़ने ही जा रहे हैं उससे, हो सकता है दोस्ती का भी हाथ बढ़ाने जा रहे हो, और वो दोस्ती तब टिकेगी जब वो बराबर की दोस्ती होगी। अरे हम आपसे मान जाएंगे, या नहीं, गुस्सा नहीं करने देते हैं, गुस्सा नहीं होंगे। आपको अपने कॉन्फिडेंस लेवल को उस सामरिक चीजों से भी जोड़ना है जो आपकी दोस्ती है। आपके रिलायबल फ्रेंड्स कौन कौन से हैं? रशिया आपका रिलायबल फ्रेंड है तो कहाँ पे है वो? इजराइल आपका रिलायबल फ्रेंड है तो वो कहाँ पे है? क्या अमेरिका अगर रिलायबल फ्रेंड है तो कहाँ पे है वो? ये सारी चीजें जो सामरिकता की हम बात करते हैं, स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म विजन प्लानिंग की बात करते हैं, उन सबको एक साथ जोड़ करके तब हम अपनी नेशनल पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल स्ट्रेटजी को डिजाइन करते हैं, और तब हम खड़े होते हैं लोगों के सामने। हम किस हद तक तो आपको मान लेते हैं क्योंकि हम एथिकली चीजों को बहुत एग्री करते हैं। भारत बहुत ऐसा देश है जो अपने ट्रुथ पे चलता है और अपने एथिकल चीजों को एग्री करता है, इस वजह से हम आप सबको मतलब मान लेंगे। लेकिन अब आपको उन्होंने 2020 में जो हुआ है, ये 95 से इतने एग्रीमेंट थे, चाहे उसमें बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी है, उन सबको धता बता दिया ना उन्होंने।
लेकिन जो एक आज जो हमारी बातों के बीच में एक सिंपल सी बात आपके सामने रखना चाहूंगा जो सब समझ जाएंगे, इंटीग्रेटेड विलेज की बात हो रही है और हमने ही एग्रीमेंट कर रखा है बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट कि जहां जहां हमारी पॉपुलेशन रह रही है उसको हम नहीं छुएंगे। इसका मतलब चीन ने वो काम कर दिया है कि अपने विलेजेस उसने एस्टेब्लिश कर दिए, अब आप उसको हटा नहीं सकते। आपके यहाँ एस्टेब्लिश किया है, उन्होंने अपने यहाँ एस्टेब्लिश किया है, इसकी वो नहीं है, बट एग्रीमेंट आपने ये कर रखा है कि जो लोकल पॉपुलेशन जहां रिजाइड करती है उसको आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हो गया ना खत्म ये चीज। अब आप स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेटेड विलेज बनाना, अब आपने स्टार्ट किया। इमेजिन करिए आप कितना पीछे चल रहे हैं। तो मतलब क्या गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा क्या हमारा देश या सुरक्षा, कि आज गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि हाँ मैं ऐसा कर रहा हूं, कल की गवर्नमेंट कहेगी नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, कल मैं ऐसा करूंगा। तो मतलब क्या हमारे यहाँ देश लोगों के अंदर अगर देशभक्ति इस तरह की देशभक्ति होती है क्या कि कल जो करेगा वो गलत, आज जो करेगा वो सही, लेकिन देश के लिए हम देख लेंगे चीजों को। हमें बहुत लंबा सोचना पड़ेगा और सब चीज मिलाकर सोचनी पड़ेगी, नहीं तो हम रोज कुछ नया, रोज कुआं खोदा करेंगे और रोज हम उसी कमजोर इंसान की तरह रोज कुआं खोदने की जमीन ढूंढा करेंगे। लेकिन विजन प्लानिंग तब होती है जब स्टेबिलिटी होती है, और आज जो हमने किया है वो 10 साल बाद उसका बेस बनता है और वो 20 साल बाद उसका प्लानिंग का सेंटर बनता है। ये होता है चीजों को, शायद हम कहीं उस पर मिस कर रहे हैं, इसलिए हम विजन प्लानिंग में मिस करते रहेंगे अगर हमने इसको अग्री नहीं किया और समझे नहीं इस बात को हम लोग को। मैंने जी आप 2 मिनट और कंटिन्यू रखते हैं। जी जी बिल्कुल। इंटीग्रेटेड विलेजेस की बात है, टाटू कैंप है एक, इस पे हम लोगों ने स्टोरी की थी 2018 में। टाटू कैंप में आप जाके देखिए, और हमारे जो बॉर्डर इलाकों में जो हमारी जो बॉर्डर पोस्ट हैं उनका स्टेटस जाके देखिए आप, दोनों का फर्क पता चल जाएगा। टाटू कैंप में एडमिनिस्ट्रेटिव जो ब्लॉक है, तीन स्टोरी की बिल्डिंग है वो, और हेलीपैड है, फायरिंग रेंजेस हैं वहां पे, उसको भी इंटीग्रेटेड विलेज ही कहा जाता है। अब यही इंटीग्रेटेड विलेज, और साथ में आधा जो है इलाका वहाँ खेती भी होती है, ऐसा वहां लगता है कि गांव के लोग रहते हैं, इसका कंफर्मेशन मुझे नहीं है कि गांव के लोग हैं या उनके ही जो परिवार हैं जो मिलिट्री वाला, क्योंकि उनका जो अरेंजमेंट है चीन का कि उनकी फैमिलीज भी आकर रहती हैं आगे ही लॉजिस्टिक्स नोड्स पे ही, तो वो फैमिलीज हैं वो। तो इस तरह से इंटीग्रेटेड विलेजेस को डिजाइन किया गया है और बहुत सिस्टमिक डिजाइन किया गया है कि पूरा जो ऑल अलोंग द बॉर्डर्स है। अभी कंफ्यूजन ये है कि आपका जो एलएसी है वो 3488 किलोमीटर एमएचए कह देती है, बट क्या 4051 किलोमीटर का जो एक एलएसी का पहले डिस्कशन होता था वो कहाँ चला गया है अभी? ये कंफ्यूजन भी अभी आप लोगों को सोचना पड़ेगा और इसको डिस्कस करना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं इसको फिर दबा दिया जाएगा एकेडमिक डिस्कशन के तौर पर, और हम फिर यही कहेंगे कि हाँ 3488 किलोमीटर का ही हमारी चीजें थी। ये सब चीजें ऐसे नहीं जानी चाहिए, ये बड़ा ही गलत मैसेज और डिफिडेंस का अवलोकन है, रिफ्लेक्ट करती हैं कि बड़ा डिफिडेंट लोग हैं हम लोग, और हम लोग अपनी चीजों पे बहुत ज्यादा मतलब वी आर नॉट सिंसियर अबाउट आवर ओन कंट्री इन दैट केस, देन अबाउट आवर ओन फैक्ट्स देन, सो दिस रिफ्लेक्ट्स वेरी पुअरली ऑन अस। These all things have to be clarified, and clarification का responsibility जो है स्टेट का होता है, गवर्नमेंट का होता है वो। It has to come very clear. That's why you have got communication officers in your country, and that instills confidence. यही इसी की वजह से भरोसा पैदा होता है जब जो आवाज आप आज बोल रहे हैं उसमें फैक्चुअल डिफरेंसेस आगे नहीं होते हैं, अदरवाइज यही आपके ऊपर शक की सुई खड़ा करता है। So communication has to be clear. क्लैरिफिकेशन ये हो कि इंटीग्रेटेड विलेजेस कहाँ बन रहे हैं, क्लैरिफिकेशन ये हो कि लेंथ ऑफ जो एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो पहले 4051 किलोमीटर क्यों कही जाती है, 57 किलोमीटर, और अभी 3088 किलोमीटर 488 किलोमीटर क्यों एमएचए उसको नोट करता है। ये क्लैरिफिकेशंस है। आप अगर आज अपनी जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, सॉरी मैं असल में वो नहीं, थोड़ा नेटवर्क का इशू आ गया था तो मैं दूसरे उस पर आ गया हूँ। उसमें मैं प्रोफेसर अजीत झा साहब आपसे और अपने दर्शकों से एक डेटा शेयर कर लूं, तो आपसे जरा पूछ लूं, क्योंकि वो एक सवाल था जो मैं चाह रहा था कि वो भी आ जाए विमर्श में। जैसा जनरल साहब ने बताया, जैसा फौज के लोगों ने बताया कि भाई हमें लाइन बता दो और उसके बाद हमारी जिम्मेदारी है उसको डिफेंड करना। लाइन तो तय इस देश की डिप्लोमेसी को, इस देश के नेतृत्व को करनी पड़ेगी, डिफेंस का काम है उसको डिफेंड करना। मैं अपने दर्शकों के जानकारी के लिए 2-3 डेटा बता दूं।
दुनिया का जो जीडीपी टोटल है उसमें यूएसए नंबर 1 पे है, करीब 23 ट्रिलियन यूएस डॉलर उसका है, जो टोटल दुनिया के जीडीपी का 24.2% है, तो दुनिया में टोटल जीडीपी। नंबर 2 पे चाइना 17.8% ऑफ द टोटल जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड, 17 ट्रिलियन। जापान 5.38%, 5 ट्रिलियन। जर्मनी 4 नंबर पे 4.46% ऑफ द टोटल वर्ल्ड जीडीपी, 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर। यूके 5 नंबर पे है 3.27%, 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर। इंडिया और फ्रांस ये दोनों छठे नंबर पे हैं। हमारा टोटल शेयर ऑफ वर्ल्ड जीडीपी 3.10 है, 2.94 ट्रिलियन। ये मैं रेफरेंस से कह रहा था कि दुनिया का छठा जीडीपी उसमें देश है। हमारे यहाँ पूर्व में इन 5 देश जो ऊपर का मैंने बोला, यूएसए, चाइना, जापान, जर्मनी और यूके में जो डिप्लोमेट्स होते थे, राजनयिक होते थे, वो एमिनेंट लोग हुए हैं इस देश के। डॉक्टर करण सिंह से लेके मालूम नहीं, आपने वन ऑफ द बेस्ट को आपने भेजा है। पिछले इन सारी जगहों पे चाइना, जापान, जर्मनी, यूके, वहां पे इस समय नरेंद्र चंद्र जी हैं, यूएस में नरेंद्र चंद्रा जी हैं, आईएएस अफसर। चाइना में विक्रम मिश्री, जापान में संजय कुमार वर्मा, जर्मनी में मुक्ता तोमर, यूके में गायत्री ईश्वर कुमार। ये सब लोग कैरियरस डिप्लोमेट हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप चाइना और अमेरिका जैसे लोगों से आपका नाता पड़ा है, तो आपको कैरियर डिप्लोमेट से ज्यादा एक स्टेट्समैन को भेजने की जरूरत है। आपको वो पॉलिटिकल हेवीवेट को भेजने की जरूरत है। जब वो वहां बैठे तो उसका कद केवल एक कैरियर का ना हो, उसका कद ये हो कि वहां हिंदुस्तान का एक बड़ा नेता भी है, स्टेट्समैन भी है। आप प्रोफेसर साहब इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि आज हमें जरूरत है फॉर अ नॉट अ कैरियर डिप्लोमेट, वी नीड अ स्टेट्समैन इन दिस प्लेसेस। आनंद जी, बैकग्राउंड तो कैरियर डिप्लोमेट का भी हो सकता है, बैकग्राउंड मिलिट्री का भी हो सकता है। स्टेट्समैन तो केवल पॉलिटिकल बैकग्राउंड से होंगे ये जरूरी नहीं है। पर जो इम्पोर्टेंट बात है जो आप कह रहे हैं वो ये कि इन देशों में, और भारत के लिए तो पड़ोस के देशों में भी, भारत के लिए ये देश जितना इम्पोर्टेंट है कई मायनों में, चाइना, नेपाल, श्रीलंका भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये जो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस के देश हैं ग्लोबल कंटेक्स्ट में या हमारे बॉर्डर के कंटेक्स्ट में, उसमें जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए वो हमारे कैबिनेट का ही एक एक्सटेंशन होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट बात है। तो उस मायने में उनके सामने एक बिग पिक्चर होना चाहिए, वो एक बिग स्ट्रेटजिक कम्युनिटी का हिस्सा होना चाहिए और एक कलेक्टिविटी को उन्हें रिप्रेजेंट करना चाहिए। उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो सकता है, वो पॉलिटिक्स से आ सकते हैं, वो डिफेंस फोर्सेस से आ सकते हैं, और वो फॉरेन सर्विस से भी आ सकते हैं। हमारे तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ही इस वक्त फॉरेन सर्विस से आए हुए हैं। पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बनने के बाद उनका रोल और उनका विजन वो बहुत बदल जाना चाहिए जब केवल वो फॉरेन सेक्रेटरी थे तब। मैं ठीक है, मैं आपकी बात से थोड़ा ना इत्तेफाकी रखते हुए इस बात को आगे, क्योंकि नहीं तो चर्चा अटक जाएगी। एक व्यक्ति जैसे मैं, अगर 35 साल कैरियर डिप्लोमेट रहा और मुझे ऊपर से कोई रास्ता बताता था कि इस रास्ते चलो, और अब मुझे रास्ता खुद बताना है तो थोड़ी मुश्किल होगी, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है मैं गलत हूं, क्योंकि आपने जो फॉरेन मिनिस्टर हिंदुस्तान का रहा है इस देश में, देवे गौड़ा जी को छोड़ के सारे प्राइम मिनिस्टर ने कभी ना कभी फॉरेन मिनिस्ट्री देखा है। वो इंपॉर्टेंट जगह होती थी, इस देश के हैवीवेट्स होते थे। 2019 से पहले सुषमा स्वराज जी, उससे मतलब आप नाम लगा लीजिए, और वो बेस्ट ऑफ पॉलिटिशियन जो हैवीवेट थे वो उस पद पे रहते थे। और वो जब किसी जगह बात करते थे तो उनके पीछे वो पॉलिटिकल वेट जरूर काम करता था, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जब जयशंकर जी जाते हैं, ये तो कृपा में है। आज जयशंकर जी क्या कहीं से जीत के आ सकते हैं? मैं इस बात को इसलिए लाता हूं कि ये सारी चीजें इंटीग्रेट हो रही हैं। अगर आप लाइट वेट रखेंगे तो वो उसी तरह का रिजल्ट भी आएगा। क्या मैं अगली बात पे मैं जनरल साहब आपसे जरा समझ लेना चाह रहा हूँ। जो प्रोफेसर साहब ने बात उठाई
हमारे अपने पड़ोसी देशों से बहुत झगड़े हैं, तो बिल्कुल अगल बगल के हमारे हैं। सार्क को हम भूल चुके हैं। सार्क को जो मतलब एक हम लोग के आसपास के देशों का एक होता है, उसमें भूल चुके हैं। हम एससीओ में जा रहे हैं चीन के पुछल्ले बन के। चीन और यूएसएसआर उसको ड्राइव कर रहा है, हम लोग उस पर किसी तरह से एंट्री ले लिए हम और पाकिस्तान के साथ साथ। ये आपको नहीं लगता कि सार्क को रिवाइव करना बहुत ही आवश्यक है देश की इस सामरिक दृष्टि से और डिप्लोमेसी का? देखिए, सामरिक दृष्टि से जो हमारे नेबर्स हैं उनके साथ अच्छे रिलेशन होना तो इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो सार्क को रिवाइव करने की जहाँ तक बात है, सार्क ठीक ठाक चल रहा था जब तक पाकिस्तान ने गड़बड़ करना शुरू नहीं किया। सार्क की सबसे बड़ी कमजोरी रही है पाकिस्तान, और क्योंकि पाकिस्तान ने की जो पॉलिसीज थी जिस हिसाब से उससे एक तरीके से सार्क में दरार पैदा हुई, क्योंकि पाकिस्तान और नॉन पाकिस्तान, तो अभी फिर एक एफर्ट ये हुआ कि भाई पाकिस्तान को हटा के सार्क को कैसे चलाया जाए, ये सार्क के सामने एक चैलेंज आ गया। जहाँ तक एससीओ वगैरह का सवाल है, इसमें सब में पाकिस्तान भारत को होना चाहिए। कारण क्या है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को तब तक इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते जब तक आप उसका खुद हिस्सा ना हो। अभी एससीओ मान लो आप अगर नहीं है उसके अंदर, तो मानते हैं कि ठीक है चीन का डोमिनेशन है उसमें, आप अगर हम लोग उसमें नहीं हैं और सार्क ये एससीओ ने कोई रेजोल्यूशन पास करा, आप बोलते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप वहाँ मौजूद हैं और वो रेजोल्यूशन बनाता है कि हाँ जी बीआरआई सब एक्सेप्ट करेंगे, तो हमारा आदमी बोलता है कि नहीं हम नहीं साइन करेंगे, तो उसके बाद में वो सर्वसम्मति से रेजोल्यूशन नहीं निकलेगा बाहर। तो आपकी पावर तब तक है जब तक आप उस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, अदरवाइज आपकी पावर खत्म होगी। तो इसलिए जो है वहाँ इन जो ऐसे फोरम है उसमें रहना भी जरूरी है। तीसरी बात, मैं आपने जो भी थोड़ा सवाल पूछा था उसी के ऊपर मैं थोड़ा सा और टिप्पणी करना चाहूँगा। आपने सुषमा स्वराज जी की बात की थी, बड़े बेबाकी और धड़ल्ले से उन्होंने मैं 2 एग्जाम्पल दूंगा आपको। एक तो उन्होंने साफ बोला था कि भाई अगर चीन चाहता है कि हम वन चाइना पॉलिसी की बात करें तो उसे भी वन इंडिया पॉलिसी को रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी। ऐसा इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट अभी तक मैंने नहीं देखी, क्योंकि एक पॉलिटिशियन जो है कुछ हद तक उनका, और जैसे आपने बताया हैवी वेट पॉलिटिशियंस, उनका अपना एक तजुर्बा होता है और उनकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है। जो डिप्लोमेट्स होते हैं उनकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बहुत कम होती है, क्योंकि उनको जो सिखलाई दी गई है वो सिखलाई है कि भाई आप जो भी सिचुएशन है इसमें दोनों देशों के बीच में रिलेशन बेहतर कीजिए बस। तो वो जो जिस चीज के लिए आपने उसको सामरिक विषयों पर ट्रेन किया नहीं गया है, वो कोई कोर्स ऐसा नहीं करते वो लोग जिसमें वो सामरिक विषयों पर उनको ट्रेनिंग की जाए, और सामरिक विषयों पे बातचीत आप उनसे करवा रहे हैं। तो जब आप बातचीत जिससे कराओगे जिसके ऊपर उसको ट्रेनिंग नहीं मिली, तो जो नतीजा है वो वही होगा जो हो रहा है। अब आपने देखा होगा चीन से बात हो रही थी जब ये शुरू हुआ लद्दाख का स्टैंड ऑफ, पहले राजनाथ सिंह जी गए, राजनाथ सिंह ने अपना पक्ष रखा, वहां पे कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं किया, वापस आ गए। जयशंकर जी गए, उन्होंने 5 पॉइंट प्रोग्राम पे साइन करके आ गए, उसका कोई लेना देना नहीं है। वो 5 पॉइंट में वही पॉइंट थे जो वो भाई तोड़ ताड़ के जो क्या कहते हैं पहले के सीबीएम्स के जो पॉइंट थे उनको तोड़ ताड़ के उन्होंने एक साइड कर दिया था, और उसी के ऊपर आप फिर से साइन करके आ गए। और उस 5 पॉइंट प्रोग्राम से आपको क्या फायदा हुआ? 0 फायदा हुआ अभी तक। तो सवाल इस चीज का है कि आपको अपनी बात स्ट्रांगली रखनी पड़ेगी। सुषमा स्वराज की अगर दोबारा एग्जांपल देता हूं, अमेरिका ने हमें कहा जी आप अपने संबंध तोड़ दीजिए, नॉर्थ कोरिया में एम्बेसी हटा दीजिए वहां से, जब नॉर्थ कोरिया ने टेस्टिंग करनी शुरू की थी। सुषमा स्वराज जी ने बड़े आराम से उनको कहा कि देखिए वहां पे जो हमारी एम्बेसी है वो बहुत छोटी है, आप चाहे कुछ भी कहें, लेकिन सवाल ये है कि आपको भी हो सकता है शायद हमारी मदद की जरूरत पड़े, क्योंकि कभी आपको बातचीत का अगर नजरिया निकालना पड़े तो आपका कोई ना कोई दोस्त तो होना चाहिए ना नॉर्थ कोरिया में। तो हम मेरे विचार से वो जो हमारी छोटी एम्बेसी है उसे वो वैसे ही चले, वो ज्यादा ठीक रहे। तो ऐसे करके उन्होंने 2 टूक जवाब दिया था, और वो हमारी एम्बेसी वैसी की वैसी मौजूद है वहां। तो सवाल ये है कि स्ट्रेटेजी में, सामरिक विषयों में एक रिस्क टेकिंग भी जरूरी होती है।
और वो रिस्क टेकिंग की जा सकती है, चाहे आपकी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर कम हो। अभी पाकिस्तान से ही एग्जांपल ले लीजिए, उन्होंने एक तरीका ढूंढ लिया है रिस्क टेकिंग का कि भैया ऐसा है कि मैं लड़ाई तो नहीं लड़ सकता हिंदुस्तान से, लेकिन मैं टेररिस्ट भेजूंगा। अब चाहे वो तरीके कोई आप भर्त्सना करते रहिए जितना मर्जी करनी है, लेकिन उसने तरीका ढूंढ लिया है। वो आपको ब्लीडिंग विद 1000 कट से उसने एक पॉलिसी बनाई है, उस पॉलिसी को उसने इस्तेमाल कर रहा है। वो बोलता है कि मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुशर्रफ ने बोला है कि ये हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, और वो उस स्ट्रेटेजिक एसेट्स के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा, बिल्कुल उसको इस्तेमाल कर रहा है। तो उसकी एक स्ट्रेटेजी है, गलत हो चाहे सही हो वो अलग बात की बात है, लेकिन उसने अपनी सिचुएशन को, अपनी पोजीशन को ध्यान में रखते हुए एक स्ट्रेटेजी बनाई है। आपके पास भी एक तिब्बत कार्ड है, आपके पास भी ताइवान कार्ड है, आपके जो दुनिया भर के कार्ड की जिनकी हम बात करते रहते हैं, वो आप कब खेलेंगे? जब वो और ज्यादा क्या कहते हैं आपकी अतिक्रमण कर लेंगे, उसके बाद में अगर आपने ये सब किया भी तो क्या फायदा हुआ? तो मेरे विचार से सामरिक सोच, सामरिक दृष्टि, सामरिक डॉक्यूमेंट्स, सामरिक नीति और सामरिक ट्रेनिंग, इन सब की जरूरत है। इसके बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे नहीं, इस बारे में हम पिछड़ रहे हैं। एशले टेलिस का कहना है कि भारत एक वो स्पॉन्ज है जो टेररिज्म को और दुनिया भर की नॉनसेंस को एब्जॉर्ब करता रहता है। और हमारे चीनियों से भी मेरी बात होती रहती है। जब मैं बीच में लेक्चर लेने बीच में गया था 2 क्रम से पहले, कई मैंने वहां पे लेक्चर लिए थे, तो उनसे साफ बात हुई थी कि भाई आपने जो 14 देश से आपका बॉर्डर लगता है, 12 के साथ आपने रिजॉल्व कर दिया, भारत के साथ क्यों नहीं हो पा रहा? भारत और भूटान का मिला जुला उस समय सिचुएशन थी। उनका साफ कहना है कि देखिए ऐसा है, भारत और चीन के बीच में जो पॉलिटिकल कॉस्ट है ना, गिव एंड टेक की, सबके साथ हमने रिलेशनशिप या जो बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व की है, वो गिव एंड टेक प्रिंसिपल पर की है। कहीं पे हमने दिया, कहीं हमने ज्यादा दिया, कहीं हमने कम दिया, लेकिन गिव एंड टेक हुआ। भारत और के साथ में ये है कि भारत और चीन दोनों में ही पोजीशंस हमारी इतनी हार्ड हो गई हैं कि ना चीन में कोई ये कुछ देने को तैयार है, ना भारत में कोई कुछ देने को तैयार है। पॉलिटिकली ये नहीं किया जा सकता। तो पॉलिटिकल कॉस्ट ऑफ गिविंग इज फार टू हाई in these two countries, and that is why the border is getting resolved, and it will not get resolved unless, जब तक political cost for CCP of not resolving border increases the political cost of resolving the border, and we have to increase the cost, not they, because they are sitting pretty happy. very well said. मतलब इसके बाद कहने को कुछ रह नहीं जाता। The way you have उसको समराइज किया है कि पॉलिटिकल कॉस्ट जिस दिन बढ़ जाएगी, क्योंकि ये मोल तोल की बात है, उनको आज लग रहा है कि उसको उस तरह से। आई एग्री। लास्ट वर्ड अनिल जयसिंह साहब आपसे, बस लास्ट वर्ड, वी विल क्लोज विद दैट। टाइम हम थोड़ा ओवररन कर रहे हैं। हमारे पास, जैसे उन्होंने कहा, तिब्बत का एक कार्ड है हमारे पास, और अगर वो तंग कर रहा है तो हम एक कार्यक्रम में शायद आपसे या किसी से कहे थे 26 जनवरी को इस बार व्हाई नॉट दलाई लामा शुड बी द चीफ गेस्ट ऑफ इंडियन आरडी परेड। व्हाई नॉट? मैंने ऐसे ही कहा था, ये कोई दूध की कौड़ी नहीं है, इसको रियलिटी पे लाने में क्या दिक्कत है? दलाई लामा हमारे यहाँ रहते हैं, नोबेल प्राइज से जीते हुए हैं, दुनिया में रिस्पेक्टेड लीडर हैं, उनको बनाने की क्या दिक्कत है? अनिल जयसिंह साहब, इससे मैं आपसे तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर आपको लाल आंख दिखानी है तो दलाई लामा से बड़ा कोई गेस्ट नहीं हो सकता रिपब्लिक डे परेड के लिए। वो मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। पर जैसे अभी तक निकला है इस 1 घंटे की वार्तालाप में, क्या हमारी विल है इतना बोल्ड स्टेप लेने की? क्या पेड है कि चाहे चीन जो भी हमारे खिलाफ उसके बाद क्रिटिसिज्म करेगा, हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? अभी तक तो मेरे को ऐसा कोई इंडिकेशन मिला नहीं है कि हम इतना बोल्ड स्टेप लेंगे जिसमें हम इतना प्रोवोक कर सकते हैं चीन को कि हम दलाई लामा को चीफ गेस्ट बना दें रिपब्लिक डे के लिए। पर मैं आपसे सहमत हूँ कि हाँ, अगर हमको चीन को सचमुच लाल आंख दिखानी है और बोलना है कि हम भी इंडिपेंडेंटली उतने ही उसी कॉइन पे आपको रिस्पॉन्ड करेंगे जिस पे आप हमारे साथ बिहेव करते हैं, तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा स्टेप होगा। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का ज्वाइन करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जनरल साहब थैंक यू सो मच, प्रोफेसर साहब थैंक यू सो मच, अनिल जयसिंह साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आयन जी बहुत बहुत धन्यवाद।